नमस्कार। मैं यशवीर सिंह और हम लोग पढ़े आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था मराठा राज्य, और मराठा राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने पेशवाओं को कंप्लीट कर लिया था। और इस क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोग शिवाजी का प्रशासन भी पढ़ चुके हैं। तो शिवाजी के प्रशासन को पढ़ने की जितना आवश्यकता थी उतनी ही आवश्यकता है पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन को पढ़ने की भी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो बिना देर करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग मराठा प्रशासन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मराठा प्रशासन की। मतलब लेकिन कौन सा? पेशवाओं के अधीन, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। ठीक है, और इसमें जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे अपना पहला टॉपिक हमारा रहेगा इसमें केंद्रीय प्रशासन। तो सबसे पहले क्या रहेगा? केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, और केंद्रीय प्रशासन में हम जो विशेष रूप से 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक तो हम डिस्कस करेंगे छत्रपति को, एक किसको? छत्रपति को। और दूसरा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे पेशवा को, जानेंगे यहाँ पर पेशवा की स्थिति, छत्रपति की स्थिति। तीसरा मराठा सरदार। ये एक नई चीज़ का उद्भव हुआ था मराठा सरदार का, मराठा सरदार। ठीक है, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है केंद्रीय प्रशासन में 3 को। और सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी है वो किससे शुरुआत करनी है? छत्रपति से। छत्रपति, तो आपकी हेडिंग हो जाएगी पहली अब यहाँ पर छत्रपति। ठीक है, तो पहले मैं आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लिख लेना, पहले समझ लो। तो देखो, हम जो बात करने जा रहे हैं छत्रपति की, छत्रपति वास्तव में था कौन? तो सतारा जो राज्य था, क्योंकि मैं आपको डायग्राम थ्रू सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो सतारा जो राज्य था, सतारा का जो राजा हुआ करता था वो मराठा राज्य का क्या था? मुखिया था, और हम उसी को छत्रपति के नाम से जानते थे। ठीक है, और ये छत्रपति जो था, ये समस्त राज्य में जितनी भी नियुक्तियां होती थीं उन सबको अपॉइंटमेंट कौन करता था? छत्रपति ही किया करता था। लेकिन चीज़ें अब बदल चुकी थीं, क्योंकि पेशवाओं के अधीन अब मराठा प्रशासन आ गया था। अब शिवाजी के समय की स्थितियां नहीं थी, उस समय छत्रपति सर्वोच्च शक्ति थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। और अब हुआ क्या? जब बालाजी विश्वनाथ द्वारा, है ना, पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया, तो मराठा जो छत्रपति था उसकी शक्ति थी, उसमें शक्तियों में भी कमी आई और उसकी प्रतिष्ठा में भी क्या आई थी? कमी आई थी। और जब इसके बाद 1750 में जब संगोला की संधि हुई राजा राम के साथ में, बालाजी बाजीराव ने की थी, तो संगोला की संधि के साथ तो मराठा जो सरदार था, मतलब सरदार नहीं, छत्रपति जो था, वो केवल और केवल सतारा का जो किला था उसका कैदी बन करके रह गया था। और हाँ, ये जरूर था कि भाई उसका सार्वजनिक रूप से, है ना, जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से उसका सम्मान बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं था अब, है ना। 1750 के बाद वो केवल एक कैदी बन के रह गया था। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि छत्रपति की स्थिति यहाँ पर कुछ नहीं थी। छत्रपति वास्तव में एक, मतलब क्या था? कैदी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, इसके अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो आप सबसे पहले इसमें लिखना शुरू करेंगे छत्रपति में, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखो आप उसमें, सतारा का राजा, सतारा का राजा मराठा राज्य का प्रमुख था, मराठा राज्य का प्रमुख था, जिसे जिसे छत्रपति के नाम से जाना जाता था, जाना जाता था। छत्रपति ही राज्य में समस्त नियुक्तियां करता था, राज्य में समस्त नियुक्तियां करता था। नेक्स्ट पॉइंट, बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा पद को वंशानुगत बनाने के कारण छत्रपति के अधिकारों तथा प्रतिष्ठा में कमी आई और इसका चरमोत्कर्ष रूप संगोला की संधि के पश्चात देखने को मिला। संगोला की संधि के पश्चात देखने को मिला, जब छत्रपति केवल
किले के कैदी के रूप में, किला मतलब फोर्ट, किले के कैदी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था हालांकि छत्रपति का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छत्रपति के विषय में। अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो आएगा आपका पेशवा। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी अब पेशवा। ठीक है, तो पहले मैं इसके विषय में आपको नॉर्मल बता दूं, फिर आप इसके विषय में लिख लेना। ठीक है, तो पहले समझ लो। देखो ऐसा नहीं था कि बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था, उससे पहले भी पेशवा हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो पेशवा शुरुआत हुई थी वो बालाजी विश्वनाथ के समय से हुई थी। तो पेशवा का जो पद था, मैंने जो आपको अष्टप्रधान बताए थे उसमें प्रमुख था। एक प्रकार से कहा जाए तो छत्रपति के बाद अगर सबसे बड़ी शक्ति थी, अगर प्रथम स्थान था, तो वो किसका था? छत्रपति के पश्चात प्रथम स्थान पेशवा का ही हुआ करता था। यानी कि प्रशासन का जो आधार था, प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था, वो छत्रपति ही था। लेकिन ये जो चीज़ें थी, है ना, जो उसका आधार बिंदु बना रहा, ये शुरू से लेकर के लास्ट तक भी चीज़ें बरकरार रही थी। हालांकि शिवाजी के समय ये चीज़ें नहीं थी। शिवाजी के समय तो मैंने आपको बताया था प्रशासन का क्या हालात थे, वो सब उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ भी हो। तो हुआ क्या, जो आपका जब राजा राम 1698 में शासक बना था, तो मैंने आपको बताया था कि 1698 में राजा राम ने एक बदलाव किया था। ठीक है, उसने पहले बना था, लेकिन उसने बदलाव ये करा था राजा राम ने कि एक प्रतिनिधि का पद सृजित किया था। और जब उसने प्रतिनिधि का पद सृजित किया राजा राम ने, तो जो शिवाजी जो पेशवा का स्थान होता था प्रथम, वो उसकी बजाय दूसरा हो गया और प्रथम स्थान कौन हो गया? प्रतिनिधि। लेकिन साहू जैसे 1707 में दोबारा आपका छत्रपति बनता है, फिर से एक बार पेशवा का पद सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद जब 1713 में वंशानुगत हुआ और उसके पश्चात जब 1750 में पेशवा का पद जो था, मतलब संधि हुई थी, संगोलाई संधि, उसके पश्चात तो पेशवा की अपार शक्तियाँ उसके हाथ में आ ही गई थी। तो लगातार धीरे धीरे पेशवा के पद में क्या हुई? पावर में वृद्धि होती गई। ठीक है, दूसरी बात, पेशवा का जो पद था, है ना, पेशवा का जो पद था और पेशवा का जो कार्यालय हुआ करता था वो आपका पूना में था। यानी कि पेशवा का जो सचिवालय था, सेक्रेटरी जिसे कहा जाए, वो कहाँ पर था? आपका पूना में हुआ करता था। वहीं पर पेशवा जो था अपना बैठा करता था। और छत्रपति कहाँ था? सतारा में। क्लियर? दोनों बात समझ में आ गई। तीसरी बात, जो इसका पूना में सचिवालय था, किसका? पेशवा का। जो पूना में सचिवालय था उसका नाम जो था, उसका नाम था हजूर दफ्तर। ये सब मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल आपको सुनना है बस। क्या नाम था इसका? हजूर दफ्तर। और इस हजूर दफ्तर में बहुत सारे विभाग थे जो क्या करते थे? प्रशासन में सहायता करते थे। लेकिन इस हजूर दफ्तर में दो विभाग प्रमुख थे। एक तो था आपका एलवेरीज प्रमुख विभाग था, और दूसरा था आपका चातले। तो एलवेरीज दफ्तर कहलाता था और एक चातले दफ्तर कहलाता था। ठीक है, तो एलवेरीज जो दफ्तर था, इसका संबंध जो था वो था लेखा अकाउंटिंग से। और जो चातले दफ्तर था, इसका जो संबंध था वो था आय व्यय से। ठीक है, तो ये दो प्रमुख विभाग थे, है ना, हजूर दफ्तर में, जो पूना में हुआ करता था। पेशवा का सचिवालय ही हुआ करता था। तो इसमें आप पेशवा में लिखोगे, है ना, इसमें आप लिखना शुरुआत करो। पेशवा प्रशासन का केंद्र बिंदु था। हालांकि 1698 में 1698 में राजा राम के द्वारा प्रतिनिधि का पद सृजित किया गया, जिसके पश्चात पेशवा की स्थिति दूसरे स्थान पर पहुंच गई। हालांकि साहू के समय पुनः पेशवा सर्वोच्च स्थान को ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप। पेशवा पद को वंशानुगत बनाए जाने तथा संगोला की संधि ने इस पद को और भी अधिक मजबूत बना दिया।
ठीक है। नेक्स्ट अब आप लिखोगे पेशवा का सचिवालय, पेशवा का सचिवालय पूना में स्थित था, पूना में स्थित था, पूना में स्थित था, जिसे जिसे हजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था, जिसे हजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। और इस सचिवालय में अनेकों विभाग थे, अनेकों विभाग थे, जिसमें दो प्रमुख। अब आप उन दो में से लिखा है अपने दो प्रमुख, उसमें एरो बना के लिखेंगे। पहला एल्वेरीज दफ्तर और दूसरा चातले दफ्तर। एक एल्वेरीज दफ्तर और दूसरा चातले दफ्तर। अब जो आपका एल्वेरीज दफ्तर है उसका आगे डैश देके लेखा विभाग, ये किससे संबंधित था? लेखा से। और चातले किससे संबंधित था? आपका आय व्यय से। क्लियर? तो ये हो गया पेशवा। ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पार्ट आएगा इसमें आपका केंद्रीय प्रशासन में, वो है मराठा सरदार, मराठा सरदार। ठीक है। अब हमें जानना है मराठा सरदार के विषय में। तो तीसरी हेडिंग हो जाएगी पेशवा के, आप केंद्रीय प्रशासन में अब आपकी पेशवा के पश्चात मराठा सरदार। ठीक है। तो देखो मराठा सरदार की बात करते हैं। तो इससे मैंने आपको बताया था एक मराठा संघ बना था, है ना, और उसमें प्रमुख आधार थे मराठा सरदारी, जो मतलब एक प्रकार से कहा जाए मराठों की रियासतों का विस्तार था मराठा सरदार। ठीक है। तो देखो शिवाजी के समय जो आपका कहा जाए संपूर्ण शक्ति जो थी वो वास्तव में किसके हाथ में समाहित थी? छत्रपति के हाथ में ही समाहित थी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अब बदल चुकी थी। यहाँ पर एक नया उद्भव हुआ था पेशवाओं के समय, मराठा सरदार का। ठीक है। मराठा सरदार जो हुआ करते थे, इनको प्रॉपर तरीके से क्या करा गया? इनको जागीरें प्रदान की गई। ठीक है। और इनको क्या दी गई? जागीरें दी गई। जब इनको जागीरें दी गई तो जागीरें किसी काम के लिए दी जाएंगी सरदारों को? तो जागीरें इसलिए दी गई थी कि इनके पास अपनी सेना व्यवस्था हुआ करती थी, ये अपने पास सेना रखा करते थे। और जब भी पेशवा को यानी कि छत्रपति को आवश्यकता होती थी सेना की, तो ये मराठा सरदार अपनी सेना लेकर के उसकी तरफ से युद्ध लड़ा करते थे। और इसके बदले में क्या मिलता था? जागीर। जागीर से प्राप्त होने वाली जो आय होती थी वो मराठा सरदार को मिला करती थी, क्योंकि इनको पेशवाओं ने करा क्या था? पेशवाओं ने वेतन के स्थान पर जागीरें बांटना प्रारंभ कर दिया था। और ये जो मराठा सरदार थे अपने आप में काफ़ी पावरफुल हो गए थे, है ना। कैसे? कि इस प्रकार से कि जो इनकी नियुक्ति करता था पेशवा तो करता था, लेकिन इनके प्रशासन में, किसके? मराठा सरदार के जो आंतरिक प्रशासन होता था उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था पेशवा का। जैसे कि सिंधिया, जैसे कि होलकर, जैसे कि गायकवाड़ इत्यादि। तो इन सब का जो प्रशासन का क्षेत्र था, जैसे सिंधिया हो गया, सिंधिया आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र ग्वालियर का हो गया, तो ग्वालियर में सिंधिया प्रशासन कैसे कर रहा है, प्रशासन कैसे चला रहा है, इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था पेशवा का। वो इनके आंतरिक मामलों में, आंतरिक प्रशासन में वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता पसंद नहीं करता था। ठीक है। तो मराठा जो सरदार थे वास्तव में एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे थे, एक प्रकार से कहा जाए सामंत ही थे। ठीक है। तो आप लिखोगे उसमें मराठा सरदार में, लिखना प्रारंभ कर दो। आप लिखो पेशवाओं के समय मराठा सरदारों का उद्भव हुआ। पेशवाओं के समय मराठा सरदारों का उद्भव हुआ। इन मराठा सरदारों को वेतन के स्थान पर जागीर प्रदान की जाती थी, जिससे प्राप्त होने वाली आय के द्वारा मराठा अपने पास सेना रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप। मराठा सरदार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करता था।
अर्थात पेशवा इनके आंतरिक प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। तीसरा पॉइंट, प्रमुख मराठा सरदार, तो आप लिख दोगे जैसे कि सिंधिया हो गया आपका, एक आप लिख देंगे गायकवाड़, एक आप लिख देंगे होलकर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, और आपका कौन थे, भोंसले, ठीक है। ये प्रमुख थे, ये प्रमुख मराठा सरदार हुआ करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय प्रशासन। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, आपका प्रांतीय प्रशासन। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्यतः, वो हमें केवल अधिकारियों को पढ़ना है। यहाँ पर जो प्रमुख अधिकारी थे प्रांतीय प्रशासन के, केवल उनको जानना है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप, पहला पॉइंट लिखोगे आप, प्रांतीय प्रशासन में मराठा राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखोगे प्रमुख अधिकारी, है ना। प्रांतीय प्रशासन में सेकंड पॉइंट होगा प्रमुख अधिकारी। तो हमें प्रमुख अधिकारियों को जानना है कि भाई प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। तो सबसे पहला जो हमारा अधिकारी था, हमें जो पढ़ना है, सर सूबेदार, ठीक है। तो सर सूबेदार कहाँ होता था बच्चा, तो ये होता था आपका प्रांत में। तो ये प्रांत का प्रमुख होता था, ऐसे लिख दो प्रांत का प्रमुख। सर सूबेदार प्रांत का प्रमुख था। और ऐसी बात नहीं है, सर सूबेदार को और विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे प्रमुख या प्रचलित नाम था वो सर सूबेदार ही था, ठीक है। दूसरा जो अधिकारी है, उससे जो हमें जानना है वो मामलतदार, इसे जानना है मामलतदार को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण भी है, मामलतदार, ठीक है। मामलतदार के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी नियुक्ति कहाँ होती थी, जिले में नियुक्त। ये कहाँ होता था, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में नियुक्त, जिले में हुआ करता था। और ये जो था सीधे पेशवा द्वारा नियुक्त, इसकी नियुक्ति जो होती थी वो सीधे पेशवा द्वारा की जाती थी, ठीक है। तीसरी बात, मामलतदार का कार्य क्या था, तो ये जो था आपका प्रशासनिक कार्यों से संबंधित था, ठीक है। मामलतदार प्रशासनिक कार्य से संबंधित था, क्लियर। नेक्स्ट तीसरा अधिकारी यहाँ पर हमें जो जानना है प्रांतीय प्रशासन में, वो हो जाएगा कामबिसदार। तो एक अधिकारी और था कामबिसदार के विषय में आपको 2 एरो बना लेने हैं। पहला पॉइंट इसका हो जाएगा जिले में नियुक्ति। कामबिसदार भी कहाँ होता था, जिले में ही नियुक्त होता था। और इसे भी कौन, सीधे पेशवा द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि पेशवा द्वारा किसको, निम्नलिखित में से किसको पेशवा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा मामलतदार और साथ में कौन, कामबिसदार। इन दोनों अधिकारियों को पेशवा ही डायरेक्टली नियुक्त करता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, चौथा अधिकारी कौन था जो हमें जानना है प्रांतीय प्रशासन में। तो देखो चौथा और 5 मैं दोनों एक साथ लिख दे रहा हूँ। एक था यहाँ पर देशमुख, एक अधिकारी का नाम था देशमुख और एक अधिकारी का नाम था देशपांडे। एक देशमुख देशपांडे, ठीक है। इन दोनों के विषय में कॉमन है ना, इन दोनों के विषय में कॉमन बातें हैं। दोनों ही अधिकारी जिले में हुआ करते थे, जिले में नियुक्त, ठीक है। देशमुख और देशपांडे दोनों कहाँ थे, जिले में नियुक्त हुआ करते थे। और इनका जो कार्य था, है ना, देखा जाए तो इनका जो प्रमुख रूप से कार्य था, चलो कार्य छोड़ो, पहले इनका एक चीज़ और समझ लें इनके विषय में। दोनों, है ना, मामलतदार पर नियंत्रण रखते थे। जो बताया था अभी आपको, मामलतदार अधिकारी जो था, जो पेशवा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, उस पर जो अधिकार कंट्रोल करते थे ये देशमुख और देशपांडे क्या करते थे, ठीक है। इनके विषय में एक आप कार्य समझ लो, यहाँ से कार्य समझ में आ जाएगा इनका कार्य क्या था। इनके विषय में एक बात थी कि जब तक ये किसी लेखा मतलब अकाउंट पर, जब तक ये अपनी सहमति ना जता दें, जब तक ये अपनी सहमति ना दें किसी अकाउंट पर, किसी लेखा पर, तब तक वो लेखा मराठा प्रशासन में स्वीकार नहीं किया जाता था। मेरा मतलब समझे क्या, मेरा मतलब समझे ये कि मतलब कोई भी राजस्व संबंधी लेखा है
कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुआ, उस सब का लेखा जोखा जमा होता था। अगर वो मराठा पेशवा के पास भेजा जा रहा है तो जब तक ये दोनों अधिकारी अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो आपका लेखा को स्वीकार नहीं किया जाता। आप लिख दोगे इनके आगे इनकी पुष्टि के बिना लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो छठा अधिकारी आता है हमारा, एक अधिकारी हमें और पढ़ना है, कारकून। उसका नाम है कारकून। बच्चा ये भी जिले में होता था, जिले में नियुक्त हो, ये भी कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट में ही था। और कारकुन के विषय में आपको बता दूं, इसका कार्य भी हो जाएगा। कारकुन के विषय में ये था कि ये डायरेक्टली है ना, कोई विशेष घटना अगर घटित हुई है इसके आसपास जिले में तो डायरेक्टली इन्फॉर्म किसको करता था, पेशवा को। ठीक है, तो लिख देना आप, विशेष घटना घटित होने पर सीधे पेशवा को सूचना पहुंचाता था। ठीक, ये भी जिले में था। क्लियर हो गया? तो ये प्रांतीय प्रशासन हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हमें इसके बाद पढ़ना है प्रांतीय प्रशासन के बाद अब हमें पढ़ना है तीसरा, इसमें आएगा 3rd नंबर, इसमें पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन में बच्चा, तो वो आएगा हमारा नगरीय प्रशासन। आपकी हेडिंग होगी नगरीय प्रशासन। ये कोई विशेष टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है। तो नगरीय प्रशासन के विषय में बताऊं, नगर मतलब बड़े बड़े नगर जो हुआ करते थे, उन नगरों में प्रशासन चलाने के लिए कौन होता था, तो नगरों में प्रशासन चलाने का अधिकारी होता था, उसका नाम था कोतवाल। कौन होता था? कोतवाल। आज भी कोतवाल होता है। तो बड़े बड़े नगरों में एक अधिकारी नियुक्त किया था, उसका नाम था कोतवाल। और ये कोतवाल जो होता था, ये जो था आपका दंडाधिकारी था, ये दंडाधिकारी के रूप में कार्य करता था और पुलिस अधिकारी भी था। ठीक है, तो आप लिख दोगे नगरों में प्रशासन संभालने के लिए कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी, जो दंडाधिकारी तथा पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो बस इतना ही था नगरीय प्रशासन में, इससे ज़्यादा नगरीय प्रशासन में बच्चा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चौथे नंबर हमारा आ जाएगा आपका स्थानीय अथवा ग्राम प्रशासन। ठीक है, तो चौथे नंबर पर हमारी हेडिंग हो जाएगी। इसमें हमारा पहला फैक्ट हो जाएगा ग्राम यानी कि गांव वगैरह जो हुआ करते हैं, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। पहला लाइन हो जाएगी आपकी, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और नेक्स्ट सेकंड आपका पॉइंट हो जाएगा इसमें प्रमुख अधिकारी। आप लिखोगे दूसरा, प्रमुख अधिकारी। तो प्रमुख अधिकारी देखते हैं कौन कौन था इसमें। ठीक है, सबसे पहला जो आता है नाम, वो आता है पटेल का। और याद रखना, पटेल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन में पटेल से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। पटेल वास्तव में था कौन, तो आप इसके विषय में पहला पॉइंट लिखोगे, है ना, यहाँ पर पहला फैक्ट हो जाएगा इसके विषय में। मैं आपको पहले बता दूं, आप लिखते चलना। प्रशासनिक तथा न्याय कार्य करता था, मतलब प्रशासन भी संभालता था गांव में और साथ ही साथ न्याय कार्य भी किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा, कर से संबंधित कार्य किया करता था। टैक्स मतलब लोगों से टैक्स वसूलना भी इसी का कार्य था। कर से संबंधित कार्य करता था। तीसरा फैक्ट इसके विषय में, पटेल के विषय में, यह वंशानुगत पद था। वंशानुगत समझते हैं आप, मतलब बाप तो बाप का बेटा और फिर उसका अगला बेटा क्या बनेगा, पटेल बनेगा। वंशानुगत पद था। चौथा पॉइंट, वंशानुगत तो था, है ना, समझने मेरी बात को, वंशानुगत तो था, लेकिन इस पद को बेचा भी जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस कुछ रुपए लेकर के इस पद को दूसरे व्यक्ति को दे सकता था, यानी कि हस्तांतरणीय भी था। तो आप लिखोगे पटेल का चौथा पॉइंट इसमें, इस पद को खरीदा या बेचा जा सकता था। तो ये यहाँ से प्रश्न एक बार आया हुआ है पीसीएस में कि क्या पटेल का पद वंशानुगत है, बिल्कुल ठीक है। पटेल का पद खरीदा बेचा जा सकता था, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारा आएगा वो आएगा कुलकर्णी। ये भी कौन था, ये पटेल की सहायता के लिए था। पटेल की सहायता,
आप लिखोगे पटेल की सहायता के लिए नियुक्त हो। कुलकर्णी क्या था, पटेल की सहायता के लिए नियुक्त हुआ था। और दूसरा सा कार्य क्या था, तो कार्य था भूमि का लेखा जोखा रखना। इसी कुलकर्णी के पास संपूर्ण भूमि का, गांव की लेखा जोखा इसी के पास हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। तीसरा अधिकारी देखें गांव में कौन था कुलकर्णी के पश्चात। तो एक अधिकारी था बच्चा पोतदार। गांव में एक कौन था, पोतदार। पोतदार क्या था, पोतदार गांव में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों की क्वालिटी, मतलब शुद्धता, मतलब वो चांदी का है अथवा नहीं, मिक्स तो नहीं उसमें कोई ज़्यादा कोई दूसरी धातु, शुद्धता और उनका भार, उसकी मात्रा कितने भार का, उसका वेट की जांच करता था। तो आप लिख दोगे इसमें सिक्कों की शुद्धता तथा भार की जांच करता था। सिक्कों की शुद्धता तथा भार की जांच करता था। ठीक है, नेक्स्ट एक अधिकारी था 12 बलूटे। अधिकारी का ग्रुप है ये। और एक और था 12, ये अधिकारी के नाम है 12 बलूटे। तो पहले बता दो 12 बलूटे क्या थे। 12 बलूटे जो थे ये शिल्पी हुआ करते थे। शिल्पी का हुआ, व्यापारी का हो। तो 12 लोगों का समूह था जिसे बलूटे कहा जाता था। ये वास्तव में कौन थे, शिल्पी या व्यापारी हुआ करते थे। और 12 अलूटे होते थे गाँव में। ये बलूटे और ये अलूटे, ये क्या थे, ग्राम सेवक। ये गांव में विभिन्न प्रकार की सेवा करते थे आवश्यकता पड़ने पर। तो ये अलूटे कहलाते थे। तो 12 बलूटे और 12 अलूटे। तो ये हो गया आपका ग्रामीण या स्थानीय। अब बात करते हैं हम लोग इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक, और वो हम डाल लेते हैं अपना सैन्य व्यवस्था। डाल दीजिए हेडिंग आप सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, ठीक है। अर्थात इनके अधीन, पेशवाओं के अधीन सैन्य व्यवस्था कैसे थी। सैन्य व्यवस्था तो जहाँ छत्रपति शिवाजी के समय जो संपूर्ण सेना हुआ करती थी वो छत्रपति के अधीन हुआ करती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल गई थी। अब सेना छत्रपति के अधीन ना होकर के जो मराठा सरदार थे उनके पास सेना का एक बड़ा भाग हुआ करता था। मैंने आपको बताया कि मराठा सरदारों को बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी और उन जागीरों को देने का उद्देश्य यही था कि वो अपने पास एक बड़ी सेना रखें और उस सेना का जो खर्चा होगा वो उस जागीर से होने वाली आय से क्या करेंगे, वह करेंगे। तो इसलिए सरदारों को बड़ी मात्रा में जागीरें प्रदान की गई। अब हुआ क्या, जब सरदारों के पास जागीरें दी गई, उनके पास सेना हो गई, तो पेशवा की जो निर्भरता थी वो किसके पास हो गई, सेना को लेकर के, मराठा सरदारों के पास। और जब भी पेशवा को या छत्रपति को आवश्यकता होती थी सेना की, तो वो मराठा जो थे अपनी सेना लेकर के किसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे, पेशवा की सहायता के लिए, छत्रपति की सहायता के लिए आ जाते थे। ठीक है, तो बस यही था सेना में। इसके अतिरिक्त सेना में कोई खास बड़े बदलाव नहीं हुए थे, लेकिन चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। तो आप लिखोगे इसमें शिवाजी के समय, शिवाजी के समय, शिवाजी के समय सेना पर छत्रपति का अधिकार हुआ करता था। छत्रपति का अधिकार हुआ करता था। लेकिन पेशवाओं के समय ऐसा नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा क्योंकि छत्रपति अब सेना के लिए मराठा सरदारों पर निर्भर हो गया, जिसका कारण मराठा सरदारों को दी जाने वाली बड़ी बड़ी जागीरें थीं, जिससे प्राप्त होने वाली आय के द्वारा मराठा सरदार सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैन्य व्यवस्था। अब इसके बाद हमारी हेडिंग हो जाएगी न्याय व्यवस्था। अब आप हेडिंग डालेंगे न्याय व्यवस्था, अर्थात पेशवाओं के समय जब प्रशासन न्याय व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो आप पहला फैक्ट लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे इसमें, इस समय न्याय
विभिन्न स्मृति ग्रंथों के आधार पर प्रदान किया जाता था। इस समय न्याय विभिन्न स्मृति ग्रंथों के आधार पर प्रदान किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्मृति ग्रंथ क्या हुआ करते थे। तो फिलहाल मैं इसको डीपली नहीं बताऊंगा, बस आप इतना समझ लो कि जब मैं प्राचीन भारत आपको पढ़ाऊंगा तब आपको स्मृति ग्रंथ के विषय में बताऊंगा। जैसे कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, है ना, बहुत सारी स्मृतियां हैं। हम वो इन स्मृतियों को प्राचीन भारत में जानेंगे तब स्मृतियां समझ में आएंगे। तो फिलहाल इतना ही समझ लो, बस इतना समझ लो, अधिकांश स्मृतियां जो होती हैं हमारी कानून व्यवस्था, मतलब किस प्रकार से जनता को या आम लोगों को या राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज में क्या नियम होने चाहिए, वो सब स्मृति ग्रंथों में ही हमारे हिंदू विधि संहिता एक प्रकार से कहा जाए तो उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो न्याय व्यवस्था में मेरी बात समझना, मैं आपको बताऊं, जैसे गांव था, है ना, आप लिख दोगे नीचे दूसरा पॉइंट, प्रमुख अधिकारी। तो गांव जो था, गांव में जो न्याय करता था वो पटेल करता था। ठीक है, दूसरा जो आपका जिला होता था, जिले में जो न्याय करता था वो आपका मामलतदार करता था। तीसरा जो सूबा होता था या प्रांत कह रहे हो जिसे, प्रांत में जो कौन था, सर सूबेदार करता था, सर सूबेदार करता था। लेकिन जो सर्वोच्च था न्याय के मामले में वो फाइनली कौन था, छत्रपति ही था। सतारा का राजा छत्रपति ही सर्वोच्च शक्ति हुआ करता था। गांव में पटेल, जिले में मामलतदार और सूबे में सर सूबेदार और सर्वोच्च कौन था, छत्रपति। ठीक है, इस प्रकार से इन लोगों की न्याय व्यवस्था चल रही थी। नेक्स्ट और लास्ट अब हमारी हेडिंग हो जाएगी आपकी कौन सी, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था हेडिंग है आपकी राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखना राजस्व का मुख्य आधार, राजस्व का मुख्य आधार चौथ तथा सरदेशमुख थे, चौथ तथा सरदेशमुख थे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को आवश्यकता पड़ने पर तकावी ऋण, एक प्रकार से आप लोन समझ लो, तकावी ऋण प्रदान किया जाता था। उधार जो राशि होती है एक प्रकार से लोन जो होता है वो तकावी ऋण कहलाता था। किसानों को आवश्यकता पड़ने पर तकावी ऋण दिया जाता था। इसकी शुरुआत जो सबसे पहले की थी वो एमबीटी ने की थी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले एमबीटी ने इसकी शुरुआत की थी, ऋण बांटने की, कृषकों को, किसानों को ऋण देने की शुरुआत एमबीटी ने की थी। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट लिखोगे तीसरा, देखो अकाल तथा सूखा पड़ने पर किसानों का कर माफ कर दिया जाता था, किसानों का कर माफ कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, भू राजस्व की मात्रा, मतलब इन लोगों के सामने भू राजस्व की मात्रा क्या थी, तो भू राजस्व की मात्रा तो एक तो 40% था और एक आपका 33% था। तो जो मतलब उपज के रूप में देते थे, जो फसल होती थी उपज के रूप में अगर कोई किसान देना चाह रहा है टैक्स को, है ना, भू राजस्व, तो वो कितना देगा, उपज का 40%। लेकिन जो नकद देना चाह रहा है ना, कैश देना चाह रहा है रुपए के रूप में, तो वो कितना होता था, 33%। ठीक है, तो पेशवाओं के समय, है ना, जो भू राजस्व था वो उपज के रूप में 40% था और नकद के रूप में कितना था, 33% था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे राजस्व व्यवस्था में ही, इस समय भूमि के स्वामियों को लैंडलॉर्ड, भूमि के स्वामियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो पहला कौन सा था, पहले का नाम था मीरासदार, एक कौन था, मीरासदार, और एक कौन था आपका उपरिस, एक कौन था, मीरासदार, और एक था आपका उपरिस। ये भूमि स्वामी के दो प्रकार थे, एक मीरासदार और एक कौन सा था आपका उपरिस। तो बात आती है मीरासदार कौन था और बात आती है उपरिस कौन था, है ना। तो देखो मीरासदार समझना, मीरासदार कौन था मैं समझा दूं पहले, फिर आप लिख लेना इसको। मीरासदार वो
उन लोगों के वंशज हुआ करते थे जिन्होंने किसी जंगल को साफ करा, और जंगल को साफ करने के पश्चात उन लोगों ने वहाँ खेती प्रारंभ कर दी। तो उनके पूर्वजों ने क्या करा, जंगलों को साफ करा, फिर वहाँ खेती प्रारंभ करी, तो वो उनकी अपनी भूमि हो गई। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो जो मिरासदार होते थे ये स्थायी परमानेंट भूमि के स्वामी हुआ करते थे, और वहीं उपरिस जो थे ये क्या थे, बटाईदार हुआ करते थे। इनके कुछ समय के लिए भूमि दी जाती थी और राज्य चाहे तो इनसे भूमि ले लेता था। ठीक है, तो ये हो गया पेशवाओं का दिन, मराठा प्रशासन। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद जो हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे, अब सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध में हमें 3 युद्ध पढ़ने हैं, यानी कुल मिलाकर के अब मेरी 3 वीडियो और आएंगे मराठा पर, उसके बाद हम नया टॉपिक अपना शुरू कर देंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि इन 3 आंग्ल मराठा युद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक होगा 5 मिनट का, वो होगा मराठा पतन के कारण, मतलब किन कारणों के चलते मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। देन हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, वो होगा ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, मतलब ब्रिटिश राज्य जो था उस पर भारत का क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा था, भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए, ओके, धन्यवाद।